नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डीएमवी कोचिंग क्लासेस के वीकली करंट अफेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुलदीप पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डीएमवी कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे पूरे वीक की करंट अफेयर एक साथ। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो हम आज पढ़ेंगे वो उनमें से। उससे पहले मैं मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरुआत करता हूँ कि सफलता चमत्कार नहीं बल्कि आपके अथक मेहनत और मजबूत इरादों का परिणाम है, प्रतिफल है। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जाने की घोषणा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, वाई वी चौहान और जगजीवन राम। तो देखते हैं हम कि भारत रत्न के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया जाता है, जिसको भी भारत रत्न देना होता है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति से अनुमोदित करेंगे। ठीक है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा जाति, व्यवसाय, पद, लिंग के भेदभाव के बिना मानवीय प्रयत्नों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए योगदान में दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले 50वें व्यक्ति श्री लालकृष्ण आडवाणी जी होंगे। उप प्रधानमंत्री के रूप में भारत रत्न पाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई के बाद डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी जी नेक्स्ट उप प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। ठीक है। भारत रत्न के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि भारत रत्न पहले राष्ट्रपति, हमारे भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1954 में इस सम्मान की शुरुआत की थी। पहले ये केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1955 में इसे मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ठीक है। पुरस्कार के पात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री प्रस्तावित करता है और राष्ट्रपति से अनुमोदित करता है। यह हर वर्ष देने से सम्मान नहीं, और अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक बार में भारत रत्न दिया जा सकता है। सम्मान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पीपल के पत्ते के आकार का, जो कि कांस्य का बना होता है ऐसा पदक दिया जाता है, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा अंकित होता है। ठीक है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे, और सीवी रमन, जो रमन प्रभाव के जनक थे, और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था एक साथ। ठीक है। सबसे युवा जो अभी तक के भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं, उन्हें 2014 के अंदर सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले पहले व्यक्ति हैं। पहला मरणोपरांत सम्मान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। गैर भारतीय सम्मानित जो भारत के नहीं है लेकिन उन्हें भारत रत्न दिया गया है, उनमें से हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से थे, और नेशनल मंडेला 1990 में इनको दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार में महिलाओं को एक इंदिरा गांधी जी को मिला है अभी तक, मदर टेरेसा को, और तीसरा लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जब भारत रत्न की घोषणा हुई थी कि आडवाणी जी को भारत रत्न दी जाने की टिप्पणी पर, तो एक राजनीतिज्ञ ने, रंधावा जी ने, भारत रत्न तो मरे को देते हैं ऐसा कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में, हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं 2023 में, उसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर सर्वाधिक पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में। इसके बारे में पूरी डिटेल हम करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के अंदर आयोजित किया गया। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक, सर्वाधिक पदक 158 पदकों के साथ इस बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 58 गोल्ड हैं, 48 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। यह तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में आयोजित किए गए हैं। 19 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इसमें 5600 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया था।
ये है हमारे भारत के खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया शुभंकर यूथ गेम्स का इस बार शुभंकर रखा गया है वीरा मलाई वेलु नचियार। इनके हैं, ये रामानाथपुरम की एक राजकुमारी थी जिन्हें तमिल लोग क्या कहते हैं? वीरमलाई। वीरमलाई यानी रानी वेलु, जिनके नाम पर ये शुभंकर रखा गया है। नचियार भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक का सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी, इसलिए इनके नाम पर इस बार शुभंकर रखा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के। ठीक है, इसके संस्करण जो भी अभी तक आयोजित हुए हैं उसमें विजेता रहे हैं। फर्स्ट में हरियाणा जो 2018 में आयोजित हुआ था, महाराष्ट्र 2019 में, महाराष्ट्र 2020 में, हरियाणा 2021 में और 2022 में फिर से महाराष्ट्र। ठीक है, इस बार की जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है अपने 158 पदकों के साथ। तमिलनाडु ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है 98 पदकों के साथ, और हरियाणा ने 103 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार दिल्ली को 56 मेडल मिले हैं और राजस्थान को 13 स्वर्ण, 17 रजत, 17 कांस्य और कुल पदक 47 मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड, अमेरिका के लॉस एंजल्स के अंदर 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे भारत देश के पांच भारतीयों को सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया है। संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड है, उसमें 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया है, जो संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ इस समारोह का आयोजन किया गया था। अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय जो वर्तमान में जिनको अवार्ड मिला है, तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, बांसुरी वादक श्रीमान राकेश चौरासिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और ताल वादन में सेल्वा गणेश्वर विनायक राम। ठीक है, ये रही इनकी फोटो। ये सुर्खी में देखिए ग्रैमी में इंडिया शाइनिंग, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन समेत 5 भारतीयों को मिला अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड में जो तालिका है जिन जिन ने अवार्ड जीता है उन सबके नाम और उनकी श्रेणियां यहाँ लिखी हुई है। देश में मशहूर सितार वादक व संगीतकार स्वर्गीय पंडित रविशंकर को 1968 के अंदर ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। मतलब पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ, वो थे संगीतकार स्वर्गीय पंडित रविशंकर जी। ठीक है, ये जाकिर हुसैन साहब हैं, इन्हें 1991, 96 और 2008 में भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और अब तक टोटल 20 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बॉलीवुड के किस अभिनेता को अपने उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है इसमें कि अक्षय कुमार, सोनू सूद, प्रभास और टाइगर श्रॉफ। आपको ध्यान होगा कि सभी जो बॉलीवुड एक्टर है वो कुछ ना कुछ समाज के लिए मानवीय प्रयास करते रहते हैं जिससे लोगों का भला हो। तो सोनू सूद का नाम इसमें चयनित किया गया था, जिसे चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार। ये देखो आप हेडिंग, सोनू सूद रिसीव्ड चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2024। ठीक है, उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ये सोनू सूद जी हैं और इन्हें सम्मानित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के वर्तमान सचिव जय शाह कितनी बार एशियाई क्रिकेट बोर्ड यानी एसीसी परिषद के अध्यक्ष रहे? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो इसका सही ऑप्शन होगा 3 बार। जय शाह जो वर्तमान में बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो अमित शाह, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, उनको एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में पुनः चयनित किया गया है। जय शाह 2021 में पहली बार एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने जगह ली थी नजमुल हसन के स्थान पर। अब जय शाह का कार्यकाल होगा इस पे एसीसी के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने 2021-22 में पूरा किया। 23 में उन्हें एसीसी का प्रमुख के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एशियन क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी।
इसका उद्देश्य है कि एशिया के अंदर क्रिकेट खेलों में व्यवस्थित करना, विकसित करना और बढ़ावा देना। एसीसी के संस्थापक देशों में हमारा भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका शामिल थे। ठीक है, इसका मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट कंपनी को की सेवा को प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा है कि आपने भी देखा होगा कि पेटीएम पर आरबीआई द्वारा अपने कानून के तहत पेटीएम पर बैन लगा दिया गया है कि 28 फरवरी तक हम इसकी सेवाएं ले सकते हैं। ये आपने देखा होगा पेटीएम करो, जिसके फाउंडर हैं, इनका नाम है विजय शेखर शर्मा, जिसके वर्तमान में फाउंडर हैं। असल में पेटीएम पर पहले भी तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। मतलब सरकार की नजरों में पेटीएम पहले से ही था, इसके कुछ इन्होंने को रूल्स एंड रेगुलेशन ये पूरे नहीं कर पाए थे। इसका उद्घाटन अरुण जेटली जी, जो उस तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने 2017 के अंदर किया था। ठीक है, पेटीएम के खाते में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे दूसरे बैंक। अगर ये अन्य बैंकों में लेना चाहे तो अभी अन्य बैंकों से समझौता नहीं हो पाया है। पेटीएम करो, इसका जो मोटो है वो हमने देखा ही है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम में की बैंकिंग पेटीएम बैंक यानी पीपीबीएल के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई तत्काल प्रभाव से। ठीक है, यानी अभी ही लग चुकी है वो पहले ही। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को ये आदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो मौजूदा ग्राहक है, वर्तमान में जो ग्राहक है, वह अपने अभी अवेलेबल बैलेंस को विड्रॉल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वह पैसा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्टीट्यूट और फास्टैग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में हो तो इसमें मौजूद शेष राशि को वो निकासी का उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ सवाल जो पेटीएम के ग्राहकों को लेकर हैं। आखिर वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड कब तक काम करेंगे? तो 19 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर के खाते, प्रीपेड इंस्टीट्यूशन, वॉलेट्स, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड ना तो डिपॉजिट की इजाजत होगी और ना ही कस्टमर इनके जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सवाल, यूपीआई फैकल्टी के रूप में क्या फैसला हुआ है? अभी तक 29 फरवरी 2024 के बाद यूपीआई फैसिलिटी व बैंकिंग सर्विसेज, भारत बिल, फंड ट्रांसफर की सुविधा पर रोक रहेगी जो पेटीएम द्वारा दी जाती है। ठीक है, अगर किसी वजह से मेरा फंड पेटीएम में रह जाता है तो वह कैसे आएगा? आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि पेटीएम 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन पड़ी हुई जितने भी उनके अकाउंट में जो राशि पड़ी हुई है वह अकाउंट को सेटलमेंट करने का आदेश आरबीआई द्वारा पेटीएम को दिया गया है। क्या ये बैन सिर्फ पेटीएम पर ही है? जी हाँ, ये बैन आरबीआई द्वारा अभी तक केवल पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर ही लगाया गया है। क्या इसका ये मतलब है कि अब कोई पेटीएम वॉलेट भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? तो 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी कस्टमर, पेटीएम का जो भी कस्टमर है, वो पेटीएम वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर पाएगा ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर पाएगा। साथ ही पेटीएम वॉलेट में टॉप अप की सुविधा भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये बताए कि वॉलेट में जो रकम है, यदि किसी के वॉलेट में रकम है पेटीएम वॉलेट में, तो उसका क्या होगा? तो वो उसका उपयोग करता रहेगा 29 फरवरी के बाद, जब तक उसके अकाउंट में ये राशि है। फास्टैग के रूप में भी इसका उपयोग वो कर पाएगा। क्या पेटीएम फास्टैग पेमेंट नहीं होगा? बैलेंस होने, यदि उसमें बैलेंस है आपके फास्टैग में तो कस्टमर इससे फास्टैग पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, वॉलेट की रकम वापसी का क्या ऑप्शन है? वॉलेट की रकम की वापसी का विकल्प बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वॉलेट में जितना भी रकम बचा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, वापस नहीं ले सकते, है ना। ठीक है, 29 फरवरी 2024 के बाद वॉलेट की रकम नहीं डाला जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास जो 2024 में आयोजित किया जा रहा है, इसका संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है, वो कहाँ पर होगा? ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर भारत समेत विश्व के बहुत
विश्व के 12 देशों की एयरफोर्स शामिल होगी। ये अब तक का सबसे बड़ा ज्वाइंट एयर पावर वॉर गेम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स भी शामिल होगी, जिसके अंदर यूएस, यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएई की शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सामूहिक शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसके अंदर ये युद्धाभ्यास गत वर्ष अक्टूबर 2023 में किया जाना था, किंतु इसे स्थगित होने के कारण इस वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा जोधपुर, राजस्थान के अंदर। ये हमारी वायुसेना, जिसका मोटो है नभ स्पर्शम दित्यम, और ये हमारे जाबाज सैनिक, वायु सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सूची में 5 और नए वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियां किन राज्यों में स्थित है? अभी वर्तमान में पांच आर्द्र भूमियों की घोषणा हुई है, जिन्हें वेटलैंड कहते हैं। वो कर्नाटक और तमिलनाडु के में स्थित है। ये रहे, इनका नाम हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक से संबंधित जो है वह मग्दिकेरे संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्रन पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनाशिनी मुहाना, और ऐसे ही तमिलनाडु के 2 कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। टोटल अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो वेटलैंड है, उनके रामसर साइट्स हैं, उनकी संख्या हो गई है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में के पहले चरण में राजस्थान के कितने जिलों को और किन किन जिलों को सम्मानित किया गया है? तो आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है क्या। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत है कि गरीब और मध्यम वर्ग के घरों की छत पर निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके प्रथम चरण में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और सीकर के 1,000 रूफटॉप सोलर कनेक्शन लगाए जाएंगे। इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी? जिन ग्राहकों की 2 माह की विद्युत बिल 10,000 रुपए से अधिक आ रहा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें डिस्कॉम कौन कौन से होंगे? इसमें अजमेर डिस्कॉम तो होगा सीकर के लिए, जयपुर डिस्कॉम जयपुर जिले के लिए, और जोधपुर जिले के लिए। ठीक है, राजस्थान सोलर एक्सपो, राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC जयपुर में 2 से 4 फरवरी तक भारत सोलर एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई थी, यानी 1 करोड़ घरों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा का लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना कर अपनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना, इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन द्वारा आय का अर्जन करना और अवसर उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार द्वारा 30 जुलाई 2022 को रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक, हाँ, भारत के किस पड़ोसी देश ने भारतीय सेना को अपने क्षेत्र से निकलने को कहा है? आपने देखा होगा कि भारत के दक्षिण की ओर स्थित मालदीव्स नामक एक देश है, जो समुद्र में कुछ द्वीपों पे बचा हुआ है, जिसे मालदीव्स बोलते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति मोइज़ुन है। वहाँ के देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, इसके दक्षिण में समुद्र की ओर जाते हैं तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये छोटे छोटे मालदीव्स के आइलैंड्स मिलते हैं। तो ये मालदीव्स नामक देश है। वर्तमान इसके राष्ट्रपति हैं मोइज़ुन, और मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुन ने सोमवार को अपने देश की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि संप्रभुता से समझौता नहीं, 10 मार्च तक लौटेंगे भारतीय सैनिक। मतलब 10 मार्च तक बुला लिया जाएगा भारतीय सैनिकों को, ऐसा इनका कहना है। अभी वर्तमान में जो यहाँ की सरकार है, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुन, इनकी सत्ता भारत विरोधी रही है। मतलब इन्होंने भारत के विरोध से ही अपना इंडियन आउट कैंपेन चलाया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि जब ये सत्ता में आएंगे तो ये भारतीय सेना को मालदीव से निकाल देंगे। हमारी सेना वहां पर इनको सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ 80 या 90 के आसपास हमारे सैनिक वहां पर तैनात है, जिनके खिलाफ इन्होंने अपने संसद भवन में को संबोधित करके कहा है कि भारत
भारत अपनी सेना को 10 मार्च तक वापस बुला लेगा। ठीक है। रेट्रो क्या है? रेट्रो RETRO क्या है? क्या ये बंदर का क्लोन है, भैंस का क्लोन है, भेड़ का क्लोन है या बकरी का क्लोन है? तो ये सब गलत है, ये बंदर का क्लोन है। वर्तमान में चीन के वैज्ञानिकों द्वारा एक बंदर का क्लोन बनाया गया है जिसका नाम रेट्रो रखा गया है। रेट्रो देखते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने रीसस बंदर का एक क्लोन तैयार किया है जो कि 2 वर्ष की उम्र का बंदर है ना। बंदरों का क्लोन बनाना अत्यधिक मुश्किल होता है। इससे पहले 1996 में वैज्ञानिकों ने सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नाम की एक पद्धति द्वारा एक भेड़ का क्लोन बनाया था जिसका नाम था डोली। आपने पढ़ा होगा। अब तक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गाय समेत 20 पशुओं के क्लोन बनाए जा चुके हैं, लेकिन बंदरों का क्लोन बनाना अत्यधिक मुश्किल था, लेकिन वो भी अब सफल हो चुका है। ये देखिए, ये है रेट्रो जो चीनी वैज्ञानिकों द्वारा इसका क्लोन तैयार किया गया है। शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं को ही बदल दिया इसके अंदर, बाद में प्लेसेटा बनती है। ये पूरी ट्रोफोब्लास्ट नाम की ये कोशिकाएं एक स्वस्थ बंदर से ली गई थी। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं भ्रूण के विकास के लिए पोषक तत्व सप्लाई करती है। ये पोषक तत्व भी ही भ्रूण को ऑक्सीजन अन्य सहायता उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि किसने बिहार के नवे मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान में शपथ ली थी। ठीक है, हाल ही में शपथ लिए। हमारे पास ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, कर्पूरी ठाकुर। ये सब बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो नीतीश कुमार इसका सही ऑप्शन होगा जिन्होंने नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इन शपथ दिलाई है वहां के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने। बिहार की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार ने नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब तक बिहार के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के नाम पर है। ये रहे नीतीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ चर्चित सीएमओ के बारे में जिनका भी नव निर्वाचन हुआ था उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये है श्रीमान मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश से हैं, मुख्यमंत्री ऑफ मध्य प्रदेश। ये हैं भजन लाल जी जो कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं विष्णुदेव सहाय जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना कांग्रेस पार्टी से संबंधित मुख्यमंत्री तेलंगाना के, और लाल दुहोमा मिजोरम से मुख्यमंत्री है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान किस गुट को दी गई है। असल में महाराष्ट्र में की राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP। इसकी कमान किसके हाथ में जाए इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अभी फैसला सुनाया है। इसकी कमान अजित पवार को दी गई है। इससे पूर्व शरद पवार इसके सुप्रीमो थे। नेक्स्ट हम सुर्खियों में पढ़ सकते हैं जैसे शरद से छिन गई पार्टी। शरद पवार राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके भतीजे अजीत के गुट को असली NCP का चुनाव हुआ। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने शरद पवार को अपनी पार्टी का नाम सुझाव करने के लिए कहा गया था। तो वर्तमान में इनकी पार्टी का नाम है जो कि शरद पवार की है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार। शॉर्ट फॉर्म है NCP SP। ठीक, इसके बाद इसका जो चुनाव चिन्ह रखा गया है शरद पवार के, जो इसे बरगद का पेड़ इन्होंने मांगा था। पार्टी का ये नाम इसी महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिया गया है। इधर अजीत पवार की गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दायर की गई इसके लिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप सबका, आपने इतनी देर तक क्लास देखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सकारात्मक रहिए, सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर शामिल कीजिए और लोगों में भी सकारात्मकता फैलाइए। आप कामयाबी जरूर पाएंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।